हेलो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आज के इस पार्ट के अंदर हम कुछ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। दिस इज जितेंद्र वर्मा हियर। देखो, सबसे पहले है संकुल में कौन सा लिगेंड होने पर बंधनीय समावेता होगी, या कौन से लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ विच लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स सोर्स लिंकेज आइसोमर। तो देखो बच्चों, लिंकेज आइसोमर के लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। लिंकेज आइसोमर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो लिगेंड है वो किस प्रकार से होना चाहिए कि सर वह उभयदंती होना चाहिए। उभयदंती कौन से होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बीडेंटेट। ठीक है बच्चों, एम्बीडेंटेट कौन से लिगेंड होते हैं, जिसके अंदर होते तो एक दंतुक लिगेंड ये, लेकिन उसके अंदर दो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं। तो देखो, अगर हम यहां बात करें यूनिडेंटेट है, ये द्विदंतुक है, लेकिन ये एनसीएस जो है हमारे पास, यानी आइसोथायोसिनेटो और थायोसिनेटो जो होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, उभयदंतिक लिगेंड होते हैं। उभयदंती लिगेंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हमारे पास NO2- है, एनसीएस है, हमारे पास और क्या है भाई बताओ, याद करो, साइनिडो। तो अगर हम इसको देखें सर, इसके अंदर दो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स है, एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा है सल्फर। ये दोनों में से किसी एक के साथ मेटल केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। तो लिंकेज के लिए जो कंडीशन यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उभयदंतिक लिगेंड ढूंढना है। यहां हमें उभयदंतिक लिगेंड मिल गया, तो ऑप्शन होगा थर्ड। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, संकुल Na2NiDTA में निकल की समन्वय संख्या। तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि निकल जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने कोऑर्डिनेटिंग या डोनर एटम के साथ अटैच है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो सबसे पहले आप कहीं आप ये देखो, ईडीटीए की बार आ रहा है तो आप ये कर दो कि सर ये तो 1 होगा। नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत है। आपको ये देखना है कि जो ईडीटीए है वो किस प्रकार का है। अरे ये तो सठ दंतुक है। सठ दंतुक, सठ दंतुक का मतलब हुआ इंग्लिश के अंदर हेक्साडेंटेट, यानी ऐसा लाइगेंड विच इज हैविंग अ 6 कोऑर्डिनेटिंग एटम, यानी 6 डोनर एटम हो, जो अपने 6 डोनर एटम के साथ लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सके। इसलिए इसकी जो आप ये देखो, निकल ईडीटीए सर सठ दंतुक है, तो सीधी सी पता चल गया इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। द आंसर वुड बी 4, मतलब ऑप्शन 4 होगा, और इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है हमारे पास, सभी लिगेंड होते हैं, यानी ऑल लिगेंड्स आर। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था लुईस का जो कंसेप्ट तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो देता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो दाता होता है, वो लुईस बेस होता है। अगर हम लिगेंड्स की बात करें तो सर लिगेंड्स जो होते हैं वो सर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है तो सर ये लुईस स्टार होंगे। लुईस बेस कौन है, सभी लिगेंड्स। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, NiCN4 यानी टेट्रासाइनिडोनिक्लेट सेकंड, ये इसका आईपीसी नेम है बच्चों, भूल मत जाना। टेट्रा, ये देखो टेट्रासाइनिडोनिक्लेट सेकंड। तो इसकी ज्योमेट्री हम देखें, स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो निकल का जो हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d8 4s2। अब यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2, तो हमारे पास कितना हो गया, 3d8 4s0। अब देखो बच्चों, जो साइनाइड है, याद करो साइनाइड, सर ये तो प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो सर पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा तो हमारे पास एक डी खाली रहेगा, यानी जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगी वो होगी DsP2। और जिसकी हाइब्रिडेशन DsP2 होती है उसकी सर ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना बच्चों। देखो यहां मैंने 2 चीजें बता दी आपको, इसकी हाइब्रिडेशन बता दी, हाइब्रिडेशन कितनी है, संकरण कौन सा है, DsP2। इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, संरचना कौन सी होगी, वर्ग समतलीय। और अगर आपसे इसकी चुंबकीय प्रकृति के बारे में पूछ लिया तो सर इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होगी, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होगी, इंग्लिश में कहते हैं डायमैग्नेटिक। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज स्क्वायर प्लेनर। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, निम्न किस आयन का अनुचुंबकत्व सबसे सर्वाधिक होगा, विच शोज द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक। तो देखो बच्चों, पैरामैग्नेटिक जो वर्ड है वो ध्यान से सुनना सर। इसके लिए जो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा उसके लिए होनी चाहिए हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा अनुचुंबकत्व शो करेगा। देखो पैरामैग्नेटिज्म समझना मेरी बात को, अनुचुंबकत्व। अब ये भी वैसे डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट पे। मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है, अनुचुंबकीय आघूर्ण जो है मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबका पता है, इसका 4s1 होता है, इसका 3d6 4s2 होता है, ये है हमारे पास 3d10 4s2, और ये है हमारे पास कॉपर 3d10 4s1। अब देखो पता लगाओ, आप खुद सोचो। देखो सर, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 उधर चले गए, तो यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ अगर हम देखें 2, तो सर यहाँ तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ देखें तो सर 1 ही है। सबसे ज्यादा आपको जो दिखाई देंगे, देखो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना, सबसे ज्यादा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हमें इस कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे रहे हैं, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड।
तो दिस इज द राइट आंसर सेकंड। समझ गए क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जैविक अणु का मैग्नीशियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है? विच बायोमोलिक्यूल, in English it is known as a biomolecule, which biomolecule has essential content, essential element is the magnesium। तो देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका है? आयरन का है। फ्लोरोज, देखो क्लोरोफिल वो मैग्नीशियम का है। तो ये लो हमारे पास राइट आंसर सेकंड होगा। फ्लोरोजिन, तो ये तो एक तो बॉटनी की टर्म है, एक एक्चुअली हार्मोन है व्हिच इनिशिएट फ्लावरिंग इन अ प्लांट। एटीपी वही बायो के अंदर यूज करते हैं हम, उसका मतलब भी हमारे पास फास्फोरस वगैरह होता है। तो देखो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देखिए आईपीसी नेम देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो देखो बच्चों, कई बार जरूरी नहीं है आपको हर कोई कॉम्प्लेक्स आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिले, लेकिन हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढना है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें, ये हमारे पास COCl NO2 EN2 ethane 1,2 डायमीन है, ठीक है ना, और ये Cl। तो देखो सबसे पहले तो मैं अगर इसकी सीधी बात करूं सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो देखो ये X है, ये -1, NO2 हमारे पास माइनस, इसका तो 0 होता है, ये हमारे पास -1 बराबर इक्वल्स टू कितना हुआ? 0। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आई 3। तो देखो ये सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही क्लियर हो गया सर, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें सेकंड दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो नेक्स्ट देखिए कि यहां देखो आप बच्चों कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें अब इनका। तो देखो यहां सबसे पहले देखो ये क्या दे रखा है? C, ये हमारे पास N, और ये क्या है? E। अब एबीसीडी याद करो, ABC और फिर ये E। तो देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्लोरो। तो क्लोरो बिस एथेन, यानी ये आ गया ना, बिस एथेन 1,2 डायमीन या एथिलीन डायमीन नाइट्रो कोबाल्ट, यानी इसका आंसर होगा थर्ड। समझ गए बच्चों कैसे? ध्यान से देखो, अल्फाबेटिकली C, E और नाइट्रो, और हमारे पास कोबाल्ट और थर्ड क्लोराइड। तो दिस इज द राइट आंसर। देखो सेकंड में देखिए आप, सेकंड में देखा है द कॉम्प्लेक्स व्हिच इज यूज्ड एज एंटी कैंसर एजेंट। तो देखो प्रति कैंसर में प्रयुक्त संकुल जो होता है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट करके बताया भी था, वो हमारे पास होता है सिस्प्लेटिन। और सिस्प्लेटिन हमारे पास क्या है? थर्ड ऑप्शन गिवन है, ये देखो सिस्प्लेटिन। समझ गए बच्चों? अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से फोकस करना इसके ऊपर। यहां देखिए NiCl4-2 का चुंबकीय आघूर्ण। देखो एक चीज सोचिए, निकल है, निकल में सर +2 है, तो हमारे पास आर्गन, इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3D8 4s0। अब एक चीज सोचिए सर, ये क्लोरीन जो क्लोराइड है वो तो हमारे पास दुर्बल लिगेंड है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो दुर्बल लिगेंड होगा, तो एक चीज समझो ध्यान से, दुर्बल लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग तो करवा नहीं पाएगा, तो इसकी संकरण अवस्था होगी sp3। तो देखो एक चीज तो हमें ये समझ में आना चाहिए सर, इसकी संकरण अवस्था sp3 है, तो सर इसका जो हमारे पास शेप निकल कर आएगी वो आएगी, जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल है। दूसरा देखो इसमें पेड नहीं करवा पाया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए 2। अब 2 पहले तो ये ढूंढो, ये रहा सर आंसर सीधा ही दिख रहा है हमें 2.82। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, n+2 पता है ना बच्चों। तो देखो केवल चक्रण का पूछा है, केवल ओनली स्पिन का पूछा है, तो राइट आंसर वुड बी थर्ड। नेक्स्ट देखो, आ जाओ 10th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाह्य संकुल है? बाह्य संकुल इन इंग्लिश सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ठीक है, आपसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है। तो देखो बच्चों हमें पता है सर आउटर ऑर्बिटल में से हमारे को ये देखना तो दुर्बल लिगेंड कौन सा है। अगर यहाँ देखें तो कोबाल्ट के अंदर यहाँ देखने को क्या मिल रहा है आपको? सर ये तो प्रबल लिगेंड है, ये भी प्रबल लिगेंड है, ये भी प्रबल लिगेंड है, लेकिन हमारे पास जो क्लोरीन है, फ्लोराइड है, वो हमारे पास क्या है सर? ये दुर्बल लिगेंड है। और दुर्बल लिगेंड होगा, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो। जो दुर्बल लिगेंड होगा वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तो हमारे पास राइट आंसर होगा सेकंड। निम्न में से कौन सा डबल साल्ट नहीं है या द्विक लवण नहीं है? तो देखो बच्चों मैंने स्टार्टिंग के पहले वीडियो के अंदर आप जरूर देखना, मैंने उसमें डबल साल्ट का ही मेरा वीडियो है। तो KCl सर ये कार्नेलाइट है सर, ये डबल है, ये मोर साल्ट है, ये भी डबल है, ऑल ऑफ द अबव नहीं, हमारे पास ये नहीं है, ये सब डबल साल्ट है, ये सारे डबल साल्ट है। इसे पूछा कौन सा नहीं है, तो देखो बच्चों हमारे पास K4FeCN6 ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, ये तो सर कॉम्प्लेक्स है। तो बिल्कुल बच्चों ध्यान में सुन लेना और समझ लेना, इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास थर्ड होगा। थर्ड यानी K4FeCN6 यानी हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट, हेक्सासाइनाइड ऑफ आयरन, नहीं सॉरी फेरेट पोटेशियम हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट सेकंड, ठीक है, समझ गए, ये इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 12। निम्न में कौन सा किलेट लिगेंड क्या होता है? देखो पहले बच्चों सुनो सर, जितने भी द्वितंतुक लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु आयन इस प्रकार से जुड़ते हैं कि एक वलय जैसी संरचना बनाते हैं, जिससे उनका स्थायित्व बढ़ जाता है।
Chelate is such type of ligand. Chelate is a bidentate or polydentate ligand which forms a coordinate bond with a metal ion in such a manner that it forms a ring-like structure and its stability is greater. तो एक चीज समझिए, bidentate और जो polydentate वो chelate ligand ही है। तो देखो ये CN क्या है, ये हमारे पास एक दंतुक है, ये भी एक दंतुक है, ये भी एक दंतुक है, तो यह chelate ligand कौन सा हो गया, C2O4-2 ऑक्सलेट। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा, जो मैं गोला कर दूं वो राइट आंसर है, ठीक है ना। ये बस सारी रेड रेड कर दी है, आप सोचो कि सारे यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस गोले की यानी K फॉर एफिशिएंसी, यहाँ बात कर रहा हूँ तो इसकी, ठीक है ना। मेरे बात को भी सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि इसके साथ साथ हमें कई चीजें एग्जैक्टली हम इसके कंसेप्ट की तरफ जा पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, काफी बार पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में ये पूछा है जो हमारे पास हेक्सा एक्वा टाइटेनियम जो है हमारे पास थर्ड इज अ कलर्ड, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास कलर्ड है, जबकि अगर हम इसकी बात करें स्कैंडियम की, जो वो हमारे पास कलरलेस है, ये रंगीन है और ये रंगहीन है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना समझना, पेन को थोड़ा मैं, तो देखो बच्चों क्वेश्चन तो समझ गए आपको कि देखो ये कॉम्प्लेक्स ये कह रहा है कि सर ये तो कलर्ड है, लेकिन ये कलर्ड क्यों नहीं है। तो देखो आंसर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। अगर हम Ti+3+ का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3D में एक 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो पहले तो इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबसे पहले बच्चों इनका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो स्कैंडियम का हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो 3D1 4s2 होता है, और इसके बाद होता है 3D2 4s2। टाइटेनियम क्या है, यहाँ आर्गन आर्गन लिख देते हैं। तो देखो बच्चों सुन रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अगर हम टाइटेनियम थर्ड प्लस की बात करते हैं तो चले गए हमारे पास 3D1 यानी डी के अंदर हमारे पास कितना रहा, एक इलेक्ट्रॉन रहा। सर डी इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट डी के अंदर है, तो सर डी संक्रमण संभव है, बिल्कुल है। तो हमें पता है कि जो Ti+3 इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, जो डी इलेक्ट्रॉन है दैट एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रेंज, विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब करके क्या कर लेता है, डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन मतलब समझ गए ना, मैंने आपको बताया था कि सर T2G याद करो, T2G से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, Eg के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा सर, डी ट्रांजिशन ही तो है। वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को इमिट करता है, लैम्बडा इमिट करेगा तो कलर्ड दिखाई देगा। लेकिन वही बात करते हैं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम जो 3+ है इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी है, थर्ड। तो यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी संक्रमण होगा कहां से। तो देखो बच्चों अगर एक लाइन में आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, स्कैंडियम का ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन। बड़ा सिंपल सा। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, जो भी मैंने यहां लिखा वो आपको समझ में तो आया ना बच्चों। देखो ध्यान से सुनना, ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों होता है, क्योंकि सर इसके डी के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो दृश्य क्षेत्र से एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करके डी संक्रमण प्रदर्शित करता है, उच्च ऊर्जा में चला जाता है, जंपिंग करना बताया था ना मैंने आप लोगों को। लेकिन स्कैंडियम के पास डी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, स्कैंडियम थर्ड प्लस के आयन के पास, तो डी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो डी संक्रमण होगा ही नहीं, और डी संक्रमण नहीं होगा तो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुनो ध्यान से। कई बार ये ले जाता है कि सर ये जो टाइटेनियम का आप जो कॉम्प्लेक्स बता रहे हो आप, अगर हम इसको गर्म कर दें तो क्या हो। तो देखो बच्चों गर्म करते हैं तो सोचो क्या निकलता, सर H2O निकल जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी डी ऑर्बिटल के अंदर या स्प्लिटिंग कब होगी, जब उसके साथ लाइगेंड जुड़ा हुआ हो, जब उसके साथ लाइगेंड जुड़ा हुआ हो। वीडियो पूरा देखना समझने का। अब जब गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये H2O तो निकल गया, ये तो उड़ गया, तो फिर गर्म करेंगे तो सर टाइटेनियम के साथ जब लाइगेंड ही नहीं रहेगा तो सर स्प्लिटिंग कहां से होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कहा कैसा डी संक्रमण, तो ये भी क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। अगर गर्म करने पर क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, इसके सारे लाइगेंड निकल जाएंगे। तो देखो बच्चों मेरे हिसाब से दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी। पहली बात हमने यहाँ की कि सर ये कलर्ड क्यों है, तो कलर्ड इसलिए है क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके पास डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम कलर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास डी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी संक्रमण नहीं कर सकता। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं और ये कहूं कि सर इस टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स इसको गर्म कर दिया जाए तो गर्म करने में सारे लाइगेंड निकल जाएंगे तो हमारे पास डी संक्रमण जैसी कोई चीज रहेगी नहीं। भाई डी संक्रमण होगा लेकिन लिगेंड स्प्लिटिंग होगी ही नहीं, स्प्लिटिंग में नहीं होगी, यहाँ विपटन ही नहीं होगा, उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा का जब होगा ही नहीं तो अब हम
DD संक्रमण कैसे करेंगे? तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, गर्म करने पर रंगहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। देखो बच्चों, इसे पूछा है LiLH4 का आईयूपीएसी नियम। तो देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, ये इसका हो जाएगा हमारे पास टेट्रा हाइड्रिडो। अब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कैसे पता चला सर आपको? अरे यहां हमारे पास ये जो काउंटर आयन है कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, थर्ड। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें ये तो लिखा ही नहीं। यहां लिखो लिथियम, लिथियम। ठीक है, लिथियम और इसके बीच में गैप रहना चाहिए हमारे पास, तो पॉजिटिव। तो लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, आपको इसके दो तरीके से नाम हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आती है, इसकी थर्ड है। अगर ये जानना हो कैसे आया तो पिछला प्रीवियस वीडियो देख लीजिए नोमेनक्लेचर का। इसमें हमारे पास सबसे पहले फेरिक हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास इसका, कई जगह हम इसको ऐसे भी लिखते हैं आयरन। ये हो गया हमारे पास थर्ड ब्रैकेट के अंदर हेक्सा। अगर आप ये लिखते हो तो भी गलत नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड। ठीक है, तो Fe4 ये इसका आईयूपीएसी नियम। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? देखो इसको समझो। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है? देखो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट जो फ्री स्टेट के अंदर रहता है, तो वो हमारे पास जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे क्या है, डीजनरेट है। डीजनरेट यानी आर ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं लिगेंड के साथ, तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। उसी को अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिगेंड इट एक्चुअली दैट, सर इसकी पहले डीजनरेसी, जो डीजनरेसी कंसेप्ट है या डीजनरेट ऑर्बिटल है, इनकी जो डीजनरेट है यानी समपरस्था, वो खत्म हो जाती है कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त लिगेंड के साथ। उसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। समझ गए ना बच्चों? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है कि सर जितने भी डी हमारे पास जो ट्रांजिट संक्रमण होता है, उनके डी कक्षक सारे डीजनरेट होते हैं, समपरस्थ होते हैं, उनकी सबकी ऊर्जा समान होती है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है लिगेंड के साथ, तो उनकी ऊर्जा जो डी कक्षकों की है वो उसका विपाटन हो जाता है। अब वो डीजनरेट नहीं होते, समपरस्थ, यानी डीजनरेट का मतलब हो गया अब वो सारे एक इक्वल एनर्जी के नहीं रहते, समान ऊर्जा के नहीं रहते। उसके अंदर जो ईजी कक्षक है वो औसत ऊर्जा से ऊपर चला जाता है, और T2G कक्षक है वो औसत ऊर्जा से नीचे चला जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। समझ गए ना मेरी बात से? अब वो डिपेंड करता है, हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास रिवर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है CuNH3,4SO4 टेट्रामाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है, कॉपर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना। ये समझ गए बच्चों कैसे ये काउंटर आयन बाद में आ रहा है? तो ये हमारे पास पॉजिटिव। इसमें पूछा प्राथमिक संयोजकता। अरे प्राथमिक संयोजकता ये तो कंसेप्ट दिया था वर्नर ने, और वर्नर ने एक बड़ी सिंपल सी बात बताई कि प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, जो भी हमारे पास मेटल एटम है या आयन है, उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अरे यही तो होता है। तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकंड है। तो सर प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई, 2। समझ गए बच्चों? अब आपसे पूछा द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता तो देखो वर्नर ने ये बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वह उसकी उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो उप सहसंयोजन संख्या हमारे पास एकदम तुक लिगेंड है, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, 4। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, टेट्रा कार्बोनिल का चुंबकीय गुण, संकरण तथा ज्यामिति बताइए। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल में से उदासीन संकुल है, बता दूं टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब देखो इसके सबसे पहले देखते हैं हम इसके चुंबकीय गुण। देखो हमारे पास क्या है, 3D8 4s2 इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है निकल का। ठीक है, अब निकल का हमें पता है कि जो कार्बोनिल है वो कैसा है, सोचो आप खुद बताओ कैसा है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो इसका चुंबकीय गुण तो क्या रहेगा, सोचिए सर, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये होगा प्रति चुंबकीय। यानी कहना क्या चाहते हो सर, ये डायमैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक प्रति चुंबकीय। संकरण कैसा रहेगा सर, sp3 करके देख लो, ज्यामिति में पता ही है, अगर sp3 आ रहा है तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। हमें दे रखा है Fe6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Fe6 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सर कितनी निकल के आई, सेकंड आई, निकालना आ गया ना भाई, -6, ये -4, ये x अब इधर जाएगा तो कितनी आएगी आयरन की, सेकंड। तो आयरन का हमारे पास क्या होगा, 3d6 ही तो हुआ भाई। आयरन का Fe+2 का हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो 3d6 ही तो हुआ।
तो देखो हमारे पास इसने पूछा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सोचो आप खुद बताइए मुझे कि हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये पेयर करवा देगा 3d6 को, तो हमारे पास D2sp3 संकरण बनेगा। तो सर अयुग्मित इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सारे पेयर्ड हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ नहीं। अगर वैसे हमारा Fe+2 के अंदर देखा जाए, अगर हम केंद्र रहते हैं तो हमारे पास जब तक अगर ये लिगेंड नहीं हो तो आपको पता ही है कितने होंगे, आपको ध्यान में तो है ही ना कि भाई Fe+2 होगा तो हमारे पास 4 रहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास CN6 होने पास अब होगा नहीं कुछ भी, ठीक है ना अयुग्मित। अब यहाँ देखिए टेट्रा कार्बोनिल आयरन का ये तो नाम मैंने बता, यहाँ 5 देखा तो यहाँ क्या हो गया पेंटा कार्बोनिल निकल। अब कार्बोनिल का हमें पता ही है कि सर इस पर तो 0, क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, इस पर चार्ज होता ही नहीं है। जल की कठोरता के निर्धारण करने के लिए सर मैंने बता रखा है आप लोगों को, आपको बता ही रखा है मैंने बच्चों, देखो EDTA होता है प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करने वाले का एक उदाहरण बताइए आप खुद। प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करने वाले का एक उदाहरण बताइए, आप खुद सोच के बताओ कि सर एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और बताओ सोचो। हम एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमें, एक तो चीज तो मैंने आपको बताई रखी थी, आप ये मेरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो मैंने समझाया वो वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। CON3 हमारे पास, इसको देख लेना 3+, या हम ये ले लें क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स ले लें, क्रोमियम ऑक्स यानी ऑक्सलेटर, ठीक है ना, और ये हो गया हमारे पास 3+। और भी हमारे पास कई एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन सा होना चाहिए, सिस। ट्रांस नहीं देता, देखो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ट्रांस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का पता ही है, मैंने आपको बता रखा है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है ट्रांस के अंदर, सिर्फ सिस प्रकार है वही हमारे को प्रकाशित समायोता देगा। तो सिस के अंदर मैं और कोई एग्जांपल अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको याद आ जाना चाहिए, COCl2 हो गया हमारे पास, एक EN2 है, ठीक है ना, इसका जो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका कौन सा सिस फॉर्म, अगर ट्रांस फॉर्म की बात करें तो वो नहीं देगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बच्चों देखो 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आना चाहिए, और फिर भी आप पेन और कॉपी लेके बैठ के इसको उतार लेना सब कुछ, आगे हम कुछ और नया चैप्टर देखेंगे, तब तक ये क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू, आपने इतनी देर तक पेशेंस रखा, 22 मिनट हो चुके हैं, वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।